नमस्कार, TCP 24 के स्वास्थ्य शिविर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मेडिकल फील्ड में आने की प्रैक्टिस और इसके बारे में कब से सोचा और कितने सालों से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा पहले तो रुचि नहीं थी मेडिकल फील्ड में आने की, क्योंकि घर में ऑलरेडी पिताजी डॉक्टर थे। लेकिन एक ऐसा अनुभव हुआ मेरे साथ कि गर्मियों की छुट्टी में उनके पास बहुत भीड़ थी और उस समय क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जाओ, थोड़ा हेल्प कर दो। तो मैं गया, उनके पास बैठ के दवाइयाँ बनाना शुरू किया। और कहीं ना कहीं जब उस समय बैठा उनके पास, तो मैंने देखा कि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो असहनीय दर्द से, असहनीय पीड़ा से और कई सारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो मीठी मीठी गोलियों से ठीक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक जो अनुभव मेरा जगा कि नहीं, मुझे मानव सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इसमें आना चाहिए। तो वो मेरा एक पहला अनुभव था कि जो मैं उनके साथ बैठा और जो मैंने महसूस किया कि नहीं, मुझे अब इस लाइन में आना चाहिए। और वहीं से फिर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करके बायो लेके होम्योपैथी डॉक्टर बनने की सोची। आज डॉक्टर त्रिवेदी से बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ की। सर, जैसे कि देखने को मिलता है कि आजकल के युवा मेंटल हेल्थ को लेकर डिप्रेशन में जाते हैं और अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़े परेशानियों का सामना करते हैं। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं जब हमारे लाइफ में हम जो सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिप्रेशन में जाने का हमारे कारण है। क्या होता है कि कई बार जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें ये बनना है, लेकिन आप ये नहीं बनेंगे तो उसका बैकअप प्लान आपके पास क्या है? जब आप किसी भी चीज़ का बैकअप प्लान रखते हैं तो आप किसी प्रकार से तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब हम रोड में चलते हैं तो एक ब्रेकर आता है, तो हम उस ब्रेकर में गाड़ी स्लो करते हैं, फिर वो पड़ाव पार करते हैं और हम स्पीड से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई समस्या आए तो हमें उसको ब्रेकर समझ के थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये पड़ाव कैसे पार हो। एक सॉल्यूशन ये है। लेकिन वही दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बहुत बड़ा कोई पेड़ हमारे रास्ते में गिर जाए तो हमें पहले उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। अगर तभी भी वो ना उठे तो हमें अपना रूट चेंज करना चाहिए। तो अगर आप IAS, सिविल सर्विसेज, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आप करिए, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा है। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम सुसाइड कर लें या हम ये कर लें, हम वो कर लें। आपके लाइफ में अगर कभी भी सेकंड ऑप्शन रहेगा तो आप कभी भी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में किसी प्रकार से नहीं जाएंगे। सर, बात कर ले अगर इसके लक्षण की, तो क्या रूट कॉज मानते हैं आप डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को? देखिए, सबसे पहले जब आप हेल्थ का डेफिनेशन जाएंगे तो हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। मतलब आत्मा, दिमाग और शरीर, ये तीनों में बैलेंस है तो ही बॉडी हेल्थी है। अब आप देखेंगे कोई भी चीज़ खाने की इच्छा वो मन से होती है। अभी मैं किसी व्यक्ति को कुछ बोल दूं, वो बात उसके मन पे लगेगी। कहीं घूमने जाने की इच्छा उसके मन पे आएगी। तो सबसे पहले जो आपने रूट क्रॉस की बात की वो हमारा मन होता है। सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं और मन के बाद हमको एक और मौका मिलता है, वो है हमारा माइंड, जो सारा हमारा कंट्रोलिंग पावर है। अब मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने उसको मन में रख लिया और वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठते जाएगी तो मेरी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी को मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, कुछ नहीं किया और मैं अपने रास्ते बढ़ता गया, तो मेरा शरीर अच्छी जगह पर जाएगा। तो जिस व्यक्ति का मन और दिमाग ये दो चीज़ स्ट्रांग रहता है, क्योंकि मन से फीलिंग आती है कि मुझे ये बनना है, दिमाग उसके प्रति पढ़ना लिखना चालू कर देता है और शरीर उसको अचीव करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको पाना है तो मन, दिमाग का तालमेल बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसमें एक अच्छा तालमेल रखेंगे तो आप कभी भी किसी प्रकार से तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और जो लक्षणों की आप बात की, सबसे पहला आता है अकेले रहना, किसी से बातचीत बंद कर देना, अपने आप में कुंठित रहना, सब चीज़ अपने अंदर रखना, रात रात भर जगना, टाइम पे भूख नहीं लगना। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने की शिकायतें रहती हैं। किसी भी व्यक्ति के अचानक से अगर आपको उसके नेचर या बिहेवियर में परिवर्तन लग रहा है तो उसके साथ बैठ के बात करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी लाइन, जो मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से जब आपकी बातचीत नहीं होगी, आप उसकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो वो अंदर ही अंदर अपनी चीज़ें, कई सारी चीज़ें भरते जाएगा। और जैसे एक ज्वालामुखी जब फटता है तो उसी प्रकार से जब उसका मेंटल ब्लास्ट होता है तो वो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है। सर, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित है तो वह उसकी पहचान कैसे करे, और अगर वो खुद इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे तो उसके परिजन, उसके परिवार वाले किन चीज़ों को देखकर यह पहचान सकते हैं कि वो मानसिक तनाव से जूझ रहा है?
देखिए, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अचानक से उसके नेचर में बदलाव हुआ। जैसे जो व्यक्ति बहुत हंस रहा है, मिलनसार है, सब कुछ है, लोगों से बात कर रहा है, लेकिन अचानक से उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, लोगों के पास बैठना छोड़ दिया। जो व्यक्ति को कई सारी चीज़ें खाने की पसंद थी, अचानक से उसने खाना खाना छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं कि हमको इससे तुरंत समझना चाहिए और उसको प्रॉपर उसी समय पे मेडिकेशन से ज़्यादा उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, लेकिन नींद क्यों नहीं आई? जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको कोई चीज़ बोला, वो बात आपको लग गई और आप गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरा मन नहीं हो रहा है। रात भर आप सोए नहीं तो सुबह आपको सर दर्द हुआ, आपने एक गोली लेके खा ली, लेकिन आप गोली किसकी खाए? वो शारीरिक दर्द दूर करने की। लेकिन कारण क्या था? मेरी बोली हुई चीज़ें। एक हफ्ते बाद आप फिर मेरे से मिले, फिर आपने मुझे देखा, फिर वो चीज़ याद की, फिर आपको सर दर्द हुआ, आपने फिर गोली खाई, इस बार वो दर्द 4 घंटे लेट आराम हुआ। 1 महीने बाद वो माइग्रेन हो गया, 3 महीने बाद आपको थायराइड हो गया, 6 महीने बाद आपको शुगर हो गया। क्यों? क्योंकि हमको फिजिकली लेवल पे जो चीज़ दिख रही थी हम उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन वो चीज़ आई कहाँ से? जो मेरे मन और दिमाग में वो चीज़ भरी बैठी थी। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें हम व्यक्ति को बैठ के सुनेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ शेयरिंग नेचर का बिहेवियर करेंगे, तो ये सारी समस्याएं जो है काउंसलिंग के तौर पर ठीक हो सकती हैं। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, मानसिक, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी जा रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव मानसिक तौर पर पड़ता है। तो अगर हमारा मन साफ है तो हमारा तन साफ होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में क्या मेंटल डिजीजेज, मानसिक बीमारी का इलाज संभव है? देखिए, होम्योपैथी जो उपचार होता है वो मानसिक रूप से ही होता है। जैसे आप होम्योपैथी के डेफिनेशन में जाएंगे तो होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मतलब सफरिंग। तो आपकी पीड़ा को समझ के जो उसके अनुसार का ट्रीटमेंट करता है वो होम्योपैथी होता है। हमारे यहाँ किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता, हमारे यहाँ इंसान का इलाज होता है। इंसान का हम मेंटल सिम्टम जाते हैं, उसके फिजिकल सिम्टम जाते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई कैरेक्टर सिम्टम होता है। जस्ट मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, हमारे एक सांप से बनी दवाई है लेकेसिस। अब जब आप उसके मेंटल सिम्टम में जाएंगे, वो व्यक्ति अत्यधिक गुस्से वाला, कई लोग गुस्से में लाल पड़ते हैं, वो आदमी नीला पड़ जाता है। अब जैसे आप देखे होंगे डे टू डे लाइफ में हम पेशेंट को कैसे करेक्टराइज करते हैं। कोई पेशेंट, अगर मान लो 5 पेशेंट मेरे पास है, तो एक क्या करेगा? बाहर चहलकदमी करता रहेगा कि कब मेरा नंबर आएगा। दूसरा क्या करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा, जब उसका नंबर आएगा तब जाएगा। तीसरा बाहर भीड़ देख के चला जाएगा कि नहीं यार भीड़ बहुत है। चौथा आदमी बार बार झांकेगा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक सांप क्या करता है? बिल से अपना मुंडी बार बार निकालता है। तो इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। कई लोग आप देखे होंगे डे टू डे लाइफ रूटीन में ऐसे जीभ बाहर निकाल के अपना बात करते रहते हैं, तो उसका मुंह सूखता है। कई आप महिलाएं देखी होंगी या जेंट्स देखे होंगे जिनका कॉलर एकदम खोल के रखते हैं, उनको इरिटेशन होता है। सांप हमेशा अपना गला फ्री चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर सिम्टम है जो हम एक मरीज में देखते हैं। उसके बाद फिर हम उसके मेंटल सिम्टम में आते हैं। तो इन दोनों को जब मिलान करके फिर हम उसके जो डिजीज कंडीशन है उसको पता करते हैं। अगर कोई पथरी का भी पेशेंट है, ये नहीं कि हम उसको पथरी की दवाई उठा के दे दिए, हम उसको फिजिकल, मेंटल, कैरेक्टर तीनों सिम्टम। तो निश्चित रूप से मेंटालिटी के बेस पे होम्योपैथी काफ़ी कारगर पैथी साबित हुई है और इसका परिणाम हमें कोरोना में भी मिला है। सर, जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि आजकल के युवा वर्ग या हम आगे भी बढ़ें तो बुजुर्ग भी ओवर थिंकिंग के बड़े शिकार हो रहे हैं। सर, ओवर थिंकिंग को आप किस एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि ओवर थिंकिंग आने वाले समय में लोगों के ऊपर हावी होता जा रहा है लगातार? इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार युवा और हर वर्ग के लोग क्यों हो रहे हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं अगर मैं इसको कॉमन शब्दों में कहूँ तो एक खालीपन है। जो व्यक्ति खाली है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार होता जा रहा है। आज मैं डे टू डे लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे उधर उधर का सोचने का टाइम भी नहीं है। उसी प्रकार एक जब युवा अवस्था होती है तो इसमें हम कई सारी चीज़ों में हमारा दिमाग दौड़ता है। इसमें हम कहेंगे कि इन शॉर्ट हम कहेंगे कि लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर नहीं, उसका दिमाग भटकता रहता है और वो मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये कर लूँ, वहाँ बैठा हूँ तो वहाँ कर लूँ। तो और जब आप बुजुर्गों की बात करते हैं तो एक टाइम तक 60 साल तक 62 साल तक वो अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। तो एक उनका एक आभा मंडल होता है, जैसे कोई अफसर रहता है, कोई कुछ रहता है। तो इन लोग लगातार 60-65 साल तक नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ें चलते रहते हैं जिसको सोचते रहते हैं। तो अनावश्यक थिंकिंग ही बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। और इस ओवर थिंकिंग से निजात का जो मैंने एक कारण समझा है कि आप हमेशा अपनी वर्तमान कंडीशन पर सोचिए। पुराना आपके साथ क्या हो गया है, आगे आपके साथ क्या होगा, आप इसको कदापि मत सोचिए।
हर दिन एक नया दिन सोचिए और हर दिन को आप प्रेजेंट कंडीशन मानिए और उसके हिसाब से बढ़िए, क्योंकि जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य अपने आप अच्छा होगा, और आप भविष्य को सोच के अपना वर्तमान खराब करेंगे तो आपका भविष्य भी खराब होगा। सर जब बात मानसिक तनाव की आती है तो एक शब्द और अभी ट्रेंड कर रहा है जो कि है एंग्जाइटी। सर एंग्जाइटी शब्द का मतलब क्या होता है, कहाँ से इसका जन्म हुआ और लोग इसके शिकार क्यों हो रहे हैं, मेरा ये सवाल आपसे होगा। देखिए, एंजाइटी इन द सेंस घबराहट, बेचैनी, ये नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। और डिप्रेशन का ही एक ये रूप है, ये अलग कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे छटपटाहट होती है, मैं क्या बताया कि कोई व्यक्ति एक चीज़ तक उस चीज़ को समझेगा, उस चीज़ को सोचेगा, लेकिन जब वो ओवरफ्लो होगा, जैसे पानी की टंकी होती है, जब पानी भर जाता है तो छटकना चालू हो जाता है। तो एंजाइटी क्या है कि उसमें घबराहट होना, सांस फूलना, बेचैनी होना, इधर उधर तड़पना, एक जो सांप का कैरेक्टर होता है उस टाइप से ये होता है। इसमें किसी व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा भी आता है, कोई व्यक्ति शांत भी होता है, इसी में सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी लोग बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अत्यधिक क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन इस एंजाइटी जो मैं समझता हूँ। और कहीं ना कहीं इस एंजाइटी से निकलने के लिए होम्योपैथी में तमाम प्रकार की दवाइयाँ, जैसे हमारे पास आर्सेनिक एल्बम है, एकोनाइट है, आपका ड्रोसेरा है, लेकेसिस है, ये नाना प्रकार की कई सारी दवाइयाँ हैं जो हम कैरेक्टर को मिलान करके दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि एंजाइटी डिप्रेशन में वो व्यक्ति क्यों गया। अब आदमी बोलेगा तनाव है, तनाव के भी कई प्रकार के हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसको उसका तनाव है, किसी की नौकरी नहीं लग रही तो उसको उसका तनाव है, किसी को उसके करियर का तनाव है, किसी को उसके घर वाले बात नहीं कर रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे तो एक बच्चे को प्यार ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे को प्यार कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ तनाव को सिर्फ तनाव नहीं बोल सकते। होम्योपैथी के हिसाब से वैरायटी है और हम इसी के वैरायटी के हिसाब से जाके हम अपनी दवाइयाँ निकालते हैं और पेशेंट को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उसको आराम मिलता है। सर आपके इतने सालों के प्रैक्टिस में कभी इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि मानसिक तनाव से रिलेटेड कोई आदमी या व्यक्ति या पेशेंट आपके पास आया होगा और उसका इलाज पूरे एलोपैथी में, आयुर्वेदा में नहीं हुआ होगा और आपके द्वारा वो चीज़ की गई होगी, ऐसा कोई इतिहास या एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ऐसे तो केस मेरे पास कई हैं, अनगिनत केसेस हैं, लेकिन जो मुझे 2 केसेस याद हैं। एक रिसेंट जब मेरी पुरानी क्लिनिक थी, जब मैं नया नया प्रैक्टिशनर हुआ था, लगभग वो पेशेंट मेरे पास आई, महिला थी, उसको अर्थराइटिस था और उसके हाथ ऐसे मुट्ठी बंद नहीं हो रहे थे, पूरे अकड़न हो चुकी थी बॉडी में। तो जब वो मेरे पास बैठी, मैं उससे पहला सवाल किया कि ये तकलीफ़ आपको कब से है? तो बोली मुझे 6 साल से है। फिर मैं पूछा इसके 2 साल पहले की आप हिस्ट्री मेरे को बताओ, आपके साथ क्या क्या हुआ। जहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन किया वो लेडी रोने लग गई, वो चली गई, बोली मैं इलाज नहीं कराऊंगी। फिर उसके रिलेटिव समझाए, मेरे पास लेके आए, तो मैं उससे पूछा क्यों रोए आप? तो बोली सर आप पहले ऐसे डॉक्टर हो जिसने मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या घटना घटी, मेरे आप पूछे नहीं, तो आज तक किसी ने मेरे साथ नहीं पूछा। और जब मैंने उससे पूछा, और ये रियल की हकीकत की घटना है कि उसकी 8 साल पहले शादी हुई, मतलब इस डिजीज़ आने के 2 साल पहले। उसका हस्बैंड था, उसको मारता था। तो मैंने उसको बोला कि आप उसको छोड़ सकते थे, आप अपने मैके में बता सकते थे। तो बोले मैके वाले बोल दिया हम शादी कर दिया, अब तुम देखो। मैं बोला ससुराल में बोल सकते थे, बोले कोई ध्यान नहीं दे सकते। मैं बोला समय रहते आप इसको छोड़ सकते थे, तो बोली पेट में बच्चा था। अब आप देखिए जो केस हिस्ट्री कहाँ से आती है कि वो वाइफ अपनी पीड़ा शेयर करे तो किससे करे। अब उसके मन में पीड़ा थी, वो चीज़ उसके दिमाग में पूरा भरते गई और कहीं ना कहीं वो एक काम वाली थी। उसका हाथ दिन भर पानी में रहता था, बर्तन धोती थी, तो उसके बॉडी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या था? उसका हाथ और पैर। अब कहीं ना कहीं जब उसका मना स्थिति खराब हुई, मानसिक प्रेशर बढ़ा, तो बॉडी का जो भी वीकेस्ट पार्ट था अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी साइंस वहाँ पर अटैक हो गया और बाकी जगह अर्थराइटिस बना। लेकिन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी पॉइंट हमने जो डायग्नोसिस किया, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। और हमारे यहाँ सिंगल मेडिसिन है नेट्रम्यूर। मैंने नेट्रम्यूर उस मेडिसिन को दी और आज भी मेरे पास उस लेडी का वीडियो है। विद इन 15 डेज उसके पूरे हाथ जो थे ये पूरे वर्किंग करना चालू कर दिया। एक और ऐसे केस है मेरे पास, 65 ईयर्स के हैं, एक वो रिटायर्ड हैं, शायद IAS या कुछ थे। तो उनका जो मुंह था वो ऐसा ऐसा बंद नहीं होता था, मतलब टप टप होता रहता था। जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री लिया तो उनके जो बेटा था बोले सर ये बहुत नौकरों के और बहुत सबके पीछे रहे हैं, लोग दिन भर इनसे मिलते जुलते, लेकिन अभी अकेले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मामला था, अब उसको आप डिजीज लेवल पे जाके आप ट्रीट करेंगे, फिजिकल लेवल पे वो कभी नहीं ठीक होगा। मैंने उनके साथ बैठा, उनके साथ बातचीत की, उनकी केस हिस्ट्री ली, उनको मेंटल के हिसाब से जो मैंने दवाइयाँ दी। और उस व्यक्ति का भी वीडियो मेरे पास है जिसकी लार चूती थी 10 साल से, बंद नहीं था, आज वो अपने खुशहाल जीवन जी रहे हैं।
तो ऐसे एक नहीं, एक मेरा नव भारत में भी केस छपा था। एक दादी थी जिनका मुंह जो होता तो बोल नहीं पाती थी, जीभ उनकी सांप की तरह बाहर होती थी, वो डंडी लगा के बात कर पाती थी। जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री लिया, सब कुछ लिया, तो उनकी जो बेटी थी वो कहीं और शादी कर ली थी बिना उनके मर्जी से। वो 2 साल से जो उनका डिसअपॉइंटमेंट था वो उनकी बीमारी के रूप में निकला। और जब मैंने उनको बैठा के बातचीत किया, उन दादी का भी वीडियो है, आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, वो और आज 3 साल की कंडीशन में। तो होम्योपैथी जो रहता है वो मेंटल लेवल पे जाके ही ठीक करता है। और किसी भी व्यक्ति को, और आपके कैमरे में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जितना भी सुंदर लड़का, जितनी भी सुंदर लड़की आप देख के शादी कर दो, दिल और दिमाग नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति का जीवन सर्वाइव नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 पंक्तियाँ सारे इसके लिए आप समझ सकते हैं। बहुत शानदार उदाहरण डॉक्टर साहब ने हमें दिया। जैसे कि हम कह लें कि तन और मन के तालमेल से ही कोई भी दवाई असर करती है, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे वो आयुर्वेदा हो। सर, जब बात मानसिक तनाव को लेकर हो रही है तो कोरोना के समय में हमें देखने को मिला कि बहुत सारे लोग कोरोना से डरे हुए थे, दहशत में थे। उस वक्त हमारी पड़ताल में हमें पता चला कि आप मास्क और सैनिटाइजर्स को हवा की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं कह लूँ तो कि आपने मना नहीं किया, लेकिन हमारे पड़ताल में यह पता चला कि आप इसका डर भगा रहे थे। सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जो मेरे सोचना है कि जब हमारे देश पे हमला होगा तो जो हमारे देश के सैनिक है, क्या वो ऑनलाइन लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो शील्ड या ये सब लगा के वो गोलियां चलाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो मेरा सोचना था, यहाँ पर मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जो मेरा मानना था कि जब हम मजबूत होंगे तभी तो हम सामने वाले को मजबूत कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये विचार किया और मुझे अपने पेशेंटों को कॉन्फिडेंस देना था। और जो मैं सोच सकता था कि अगर मैं जब नहीं करूँगा तो ही उनको समझ में आएगा। और जब मैंने बैठ के उनको इसी चेयर पे जैसे आप बैठे हैं, मैंने उनको छुआ, उनका बुखार चेक किया, सब कुछ किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कोरोना छूने से नहीं फैलता है। और मेरे जितने भी कोविड मरीज थे सब अपने घर में एक दूसरे के पास बैठ के खाना खाए हैं, मिलते जुलते थे, सब कुछ किए। क्योंकि आप देखेंगे कि फिजिकली रूप से कोरोना सिर्फ सर्दी खांसी बुखार था, लेकिन मानसिक रूप से ये इतना घर कर गया था कि हर आदमी यही सोच रहा था कि मैं इसके साथ बैठूंगा तो मेरे को कोरोना हो जाएगा, मैं उसके साथ बैठूंगा। एक छुआछूत का माहौल आ गया था। और हर व्यक्ति ऑक्सीमीटर लगा के अपना ऑक्सीजन ये चेक नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में यही था कि कब मेरा ऑक्सीजन 94 से नीचे होगा और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो सारी जगह जो है वो कोविड के मामले में नेगेटिविटी फैल चुकी थी। और जब मेरे पास कोई भी मरीज आता, मैं उसको मेंटल बूस्ट करता और उसको सिर्फ समझाता, मतलब आप ये दवाइयाँ खाओ, कुछ भी दिक्कत हो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि फिजिकल लेवल में छुआछूत ये ठीक है, हम मानते हैं छूने से छींकने से होता है, लेकिन जब आप उसी चीज़ को मेंटल लेवल पे लेके जाओगे, एक व्यक्ति है जिसका व्यापार बंद हो गया, अब उस व्यापार बंद होने उसके ऊपर घर का बर्डन आ गया, उस तनाव टेंशन से उसको फीवर आ गया। एक बच्चा है जो खेलने कूदने जाता था, कोविड में वो खेलने कूदने नहीं जा पा रहा है। एक बच्चा है जो स्कूल जाता था, अब वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। एक गृहिणी है जिसको 2-4 घंटे आराम मिल जाता था, लेकिन इस पूरे लॉकडाउन में सारा घर उसके ऊपर बैठा है, मम्मी ये दो, दीदी ये दो, दादी ये दो, उसको भी 1 मिनट का आराम नहीं मिल रहा है। अब उस एक्सर्शन से उसको फीवर आ गया, लेकिन हमने क्या बोल दिया, कोरोना। तो कहीं ना कहीं कोरोना का एकमात्र रास्ता जो मैंने समझा कि इससे मानसिक दूरी, आप पेपर उठाओ तो कोरोना, न्यूज़पेपर देखो तो कोरोना, मोबाइल चलाओ तो कोरोना, रिंगटोन में देखो तो कोरोना, तो पेशेंट उससे निकल ही नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं जितने पेशेंट हमारे पास आए, हमने उनको काउंसलिंग किया, सब कुछ किया। और एक आपको सबसे बेहतरीन केस बताता हूँ, वो यही महादेव घाट के पेशेंट हैं। उन्होंने मुझे अचानक से फ़ोन किया और वो सिचुएशन ऐसा था कि मैं 1-1 सेकंड में फ़ोन उठाता था, मैं उसमें डिले नहीं करता था। घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे कहा सर मेरा ऑक्सीजन 40 हो गया है। एकदम घबरा रहे थे। बोले एक काम करो, शांति रखो, मतलब हवा में बैठे, बोला पानी पियो। वो जोर से चिल्लाए, ए पानी ला अपने घर वालों को, पानी पिए, सब कुछ किए। बोला ठीक है, अब लंबी गहरी सांस लो, हाँ मतलब ऑक्सीमीटर ठीक से लगाओ। उन्होंने ऑक्सीमीटर लगाया, 70, 75, 94, 96, 98 उनको ऑक्सीजन, लंबी सांस, बोले सर 98 हो गया। मैं उनको हंस के यही बोला, मतलब ऑक्सीमीटर तो ढंग से लगाया करो। तो कहीं ना कहीं ये जो घबराहट का लेवल था, आदमी वो मीटर देख के खुद ही उसकी सांस फूलने लग जाती थी। हम ये नहीं देखते थे कि ऑक्सीमीटर अच्छा है कि खराब है, कैसा है, क्या है, हमको 1 बार और चेक करना चाहिए, 2 बार और चेक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो तनाव टेंशन का फेस था, मेरे समझ से कोविड से ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग ज़्यादा डेथ किए हैं, क्योंकि उनको एक प्रेशर था। अब किसी को घर में, उस समय हमारे यहाँ आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है, फियर ऑफ डेथ इज मोर मार्क्ड व्हेन अलोन और व्हेन गोइंग टू बेड। और अकेलेपन में उसकी तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और उसकी बीमारी उसको हो जाएगा तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा ही नहीं। ये सेंटेंस हमारे यहाँ मेडिसिन में लिखा है और सबके दिमाग में यही चल रहा था।
आज एक घर के किसी बड़े व्यक्ति को जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको कोरोना हो गया तो हॉस्पिटल जाते आते वो यही सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी क्या होगा, मतलब वो पहले ही हार मान चुका था कि मैं बचूंगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मेंटल स्ट्रेस था ये एक बहुत बड़ा कारण था जो कोरोना इतनी रफ्तार से बढ़ा है और हावी हुआ है। और कहीं ना कहीं हमको जो रिजल्ट मिला है वो हमने जो पेशेंट को, मैं आपको वही बताया, जो काउंसलिंग और हमने जो बातचीत की, तो निश्चित रूप से दवाइयों से ज़्यादा बातचीत से हमको रिजल्ट मिला है उसमें। डॉक्टर साहब के इस कथन से मुझे याद आ रहा है एक वाक्य, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, ज़रा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। इस कथन को डॉक्टर साहब ने बहुत बखूबी निभाया है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, हमारी TCP 24 की पड़ताल में हमें पता चला कि अभी आपका एक दुबई दौरा हुआ था, किसी सम्मान से आपको नवाजा गया। सर, उस पूरे दौरे के बारे में और उस सम्मान के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है बर्नेट होम्योपैथी, एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा हुआ। उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया था और जो डॉक्टर जिन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, उसमें बुलाया गया था। और इसी कड़ी में भारत देश से कुल 140 डॉक्टर थे और आउट ऑफ इंडिया करीबन 60 डॉक्टर थे। 200 डॉक्टर को उसमें सम्मान हुआ था और छत्तीसगढ़ से मुझे उसमें बुलाया गया था। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी के प्रति मेरे कार्य को देखते हुए और जो कोरोना में मैंने मेहनत की, ये सारी चीज़ें की, जिसके चलते मुझे वहाँ बुलाया गया। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ही मंच पर ऐसे 80 हस्तियाँ थीं जो खुद होम्योपैथी का सेवन की थी, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो श्रीसंत हो, चाहे वो मोहम्मद अजरुद्दीन हो, चाहे वो सांसद हमारे मनोज तिवारी जी हों या निरहुआ जी हों। ऐसे कई लोगों थे, मतलब 8 से 10 सेलिब्रिटी थे। और इसमें सबसे एक चीज़ जो जानने को रहेगी कि मोहम्मद अजरुद्दीन ने जो वहाँ पर बताई कि उन लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो हमको ये बोला, उन्होंने बताया कि हमको ये बताया गया था कि जब भी कहीं बॉल लग जाए या कुछ हो जाए तो होम्योपैथी की आर्निका मेडिसिन आती है, जिसको आप खाइए तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो कम से कम आज भी हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं, कई ऐसे मतलब पेरेंट्स आते हैं कि सर वो आर्निका दवाई दे दीजिए, हमारा बच्चा बिस्तर से गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो होम्योपैथी की महत्ता है कि ब्लड क्लॉटिंग में, ये सब चीज़ों में, तो ये क्रिकेटरों में काफ़ी फेमस है। और निश्चित रूप से जो दुबई टूर रहा है तो वहाँ जो सम्मान प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक गरिमा का विषय रहा है मेरे लिए। और इसके लिए मैं जो भी मेरे शुभचिंतक थे जिनके चलते मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, इस सम्मान के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपने होम्योपैथ को ले जाके इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और हमारे देश को हमें गौरवान्वित किया। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को अंत करना चाहूँगा। हमारे TCP 24 के दर्शकों के लिए मानसिक तनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मानसिक तनाव के लिए ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से आप कन्वर्जेशन बंद ना करें। आपको जितना भी समय मिलता है, चाहे 10 मिनट मिले चाहे 15 मिनट मिले, आप रोज़ अपने परिवार के साथ बैठिए, अपनी समस्याएं शेयर करिए। आज हम देखते हैं दोस्त यार हम सब बैठते हैं तो हम अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, हम बातचीत नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो एक हेल्दी टाइम है हम वो स्पेंड नहीं कर पा रहे। कोई भी पीड़ा, कोई भी चीज़ें अपने मन के अंदर मत रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो किसी भी प्रकार से तनाव, टेंशन में आप नहीं रहेंगे। और तनाव का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इलाज है, वो है बातचीत। किसी भी प्रकार से आप बातचीत कभी भी मत बंद करिए। किसी के लिए आपने कुछ सुन लिया है तो उससे बात करिए, उसको क्लियर करिए, ना कि वो चीज़ सुन के अपने मन में उसकी धारणा बना लीजिए। हमारे साथ यही होता है कि कई सारी चीज़ें हम अपने मन में बिठा लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। और जितना आपका दिमाग फ्रेश रहेगा उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ होम्योपैथ डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी, जिन्होंने बखूबी हमारे सवालों का जवाब दिया और मानसिक तनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। प्रश्रय शर्मा, अनुज जंगील के साथ।